दिल्ली के प्रशांत विहार में एक धमाका हुआ है। मिठाई की दुकान में धमाके की खबर है। संदिग्ध धमाके के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है। फायर ब्रिगेड की टीम भी इस वक्त मौके पर मौजूद है। सुबह 11:48 पर पुलिस को धमाके की सूचना मिली थी। ये तस्वीरें आप देखिए, प्रशांत विहार दिल्ली का ये इलाका जहां पर मिठाई की एक दुकान में धमाके की खबर सामने आई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। तो सुबह 11:48 पर पुलिस को इस धमाके के बारे में सूचना मिली है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की एक टीम इस वक्त मौके पर पहुंच चुकी है। प्रशांत विहार इलाके से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो आप देखिए। धमाके की खबर के बाद जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची उस वक्त की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। जो जानकारी मिल रही है वो ये कि फायर ब्रिगेड की टीम भी इस वक्त मौके पर मौजूद है। तो दिल्ली में धमाके की खबर है, आपको बताते हैं इस वक्त क्या और डिटेल में जानकारी मिल रही है। प्रशांत विहार इलाका बताया जा रहा है जहां धमाके की खबर है। बंसी स्वीट्स में संदिग्ध धमाका हुआ। 11:48 पर पीसीआर को कॉल गई। स्थानीय लोगों ने धमाके की खबर पीसीआर को दी। पुलिस, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। लेकिन ये धमाका किस तरह का था, कितनी इंटेंसिटी का था, गनीमत यह है कि कोई हताहत नहीं हुआ है। लेकिन एक मिठाई की दुकान में धमाका होना और ज़्यादा हैरान करता है और ज़्यादा चौंकाता है। इस पूरे मामले पर लगातार पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है किस तरह का धमाका था ये, और यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम भी मौजूद है। आला अधिकारी पुलिस के मौके पर पहुँच चुके हैं और पुनीत शर्मा और ज़्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमें लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। उनके पास चलते हैं। पुनीत, किस तरह का ये धमाका था, पुलिस क्या कह रही है? देखिए, ये लगभग 11:51 का ब्लास्ट बताया जा रहा है। रोहिणी के प्रशांत विहार इलाके में बंसी स्वीट्स है, इसके ठीक बाहर एक जोरदार धमाका हुआ है। संदिग्ध ब्लास्ट है। ये किस चीज़ का ब्लास्ट है ये अभी जांच एजेंसी और पुलिस कंफर्म नहीं कर रही है। फौरन ही जो फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस को इत्तला दी गई, ये लोग मौके पर पहुंचे और पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। आला अधिकारी डीसीपी रोहिणी से बातचीत हुई है, उनका भी यही कहना है कि अभी तस्दीक की जा रही है कि आखिर किस तरीके का ब्लास्ट है। लेकिन शुरुआती जाँच में अभी तक जो चीजें निकल कर सामने आ रही है उसमें यही है कि कोई अभी घायल नहीं हुआ है। लेकिन ये ब्लास्ट किस चीज का था, इतने जोरदार आवाज किसकी थी, ये देखने वाली बात है। कुछ वक्त पहले भी रोहिणी के प्रशांत विहार में ही जो स्कूल था आरपीएफ स्कूल, उसके ठीक बाहर एक संदिग्ध ब्लास्ट हुआ था और बताया जा रहा था वो आईईडी ब्लास्ट है। तो क्या ये भी आईईडी ब्लास्ट है या ये ब्लास्ट कोई और है? फिलहाल धमाका बहुत तेज था और इसीलिए पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। पुलिस इस बारे में कुछ भी अभी शेयर नहीं कर रही है क्योंकि ये एक बेहद ही संदिग्ध और तेज धमाके वाला ब्लास्ट था। जी, तो बांग्लादेश इस्कॉन पर बड़ी खबर है। हाई कोर्ट ने बैन लगाने से किया है इनकार। इस्कॉन पर बैन लगाने की मांग की गई थी। अथॉरिटी ने कोर्ट को कार्रवाई का भरोसा दिया। मनीषा हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हैं। मनीष, क्या जानकारी मिल रही है? बांग्लादेश में इस्कॉन पर हर तरीके से टारगेट किया जा रहा है, लेकिन कोर्ट से राहत? देखिए, फौरी राहत मिली है क्योंकि हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेने से, यानी कि सुओ मोटो लेने से इनकार कर दिया है। और ये तब हाईकोर्ट की तरफ से किया गया जब उन्हें बताया गया कि जो दूसरे और अथॉरिटी हैं वो एक्शन ले रहे हैं। तो इसका मतलब साफ तौर पर है कि इस्कॉन के ऊपर जो खतरा है वो बरकरार है, वो टला नहीं है। बस उसमें एक छोटी सी राहत ये मिली है कि हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान नहीं लिया है। लेकिन अगर आप देखें तो सरकार के तरफ से भी इस्कॉन के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है वो चल रही है। इसके अलावा बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट ने भी एक लीगल नोटिस भेजकर उसमें प्रतिबंध लगाने की मांग की है और उसमें सरकार को और दूसरी संस्थाओं को पार्टी बनाया है। वहीं तीसरी तरफ जो इस्कॉन लीडर कृष्ण चिन्मय दास की गिरफ्तारी हुई है, उस मामले में इन्वेस्टिगेशन के दायरे में इस्कॉन की गतिविधि को रखा गया है। कहने का मतलब यह है कि बांग्लादेश में फिलहाल इस्कॉन के ऊपर कार्रवाई के नाम पर जो अलग अलग तरह के कदम उठाए जा रहे थे वो कदम अभी चल रहे हैं। लेकिन अपने आप को पाक साफ बताने के लिए या ये दिखाने के लिए कि हम बहुत पारदर्शी हैं, हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि हम कोई स्वतः संज्ञान नहीं लेंगे।
यानी जो हमारे पास मुकदमे आएंगे हम उन पर सुनवाई करेंगे, हम अपने से कुछ नहीं लेना चाह रहे हैं, हम अपने से कोई कदम नहीं उठाएंगे, इस तरह की गतिविधि हो रही है। लेकिन अभी भी अल्पसंख्यकों पर जहां हिंसात्मक कार्रवाई जारी है वहीं मनीष, तो ऐसी स्थिति में इस्कॉन एक संस्था के रूप में क्या विकल्प बचता है? जैसा आप बता रहे हैं कि कोर्ट से भी जो राहत मिली है बस फौरी राहत। तो देखिए, इस्कॉन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। बांग्लादेश में मौजूद इस्कॉन के लिए जहां विकल्प ये है कि वो बांग्लादेश के तमाम जितने भी स्टेप्स हैं, यानी चाहे वो सरकार हो या न्यायपालिका हो, वहां पर वो अपना पक्ष रखे, कानूनी लड़ाई को मजबूती से लड़े, कृष्ण चिन्मयदास के केस को भी मजबूती से लड़े। वहीं दूसरी तरफ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के नाते इस्कॉन चाहे भारत में संयुक्त राष्ट्र से या दूसरे और तमाम देशों से या दूसरे और अंतर्राष्ट्रीय मंचों का भी वो इस्तेमाल करे कि ये बताने के लिए कि किस तरह से धार्मिक आधार पर इस्कॉन जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ बांग्लादेश में भेदभाव हो रहा है। बांग्लादेश की सरकार या बांग्लादेश के लोग इस्कॉन के खिलाफ जानबूझकर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, और जहां तक कि उनको कभी राष्ट्रद्रोह का आरोप लगाया जा रहा है, कभी कहा जा रहा है कि इस्कॉन इंडिया का एजेंट है, कभी कुछ और अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। तो इस तरह की कोशिश को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन का मामला बनाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्कॉन को उठाया जाना चाहिए। ये सब तमाम तरह के विकल्प है और बहुत हद तक इस्कॉन इस दिशा में सोच भी रही है। जी। शुक्रिया मनीष आपका हमसे जुड़ने के लिए। और बांग्लादेश के हालात पर इस वक्त की एक और बड़ी खबर है। पीएम मोदी से मिले हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। हिंदुओं पर हमले को लेकर यह मुलाकात हुई है। सरकार बांग्लादेश पर सदन में बयान देने को तैयार है। देखिए, बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, बार बार कहा जा रहा है हिंदुओं की ओर से कि भारत को इसमें सामने आना चाहिए और हमें जिस तरीके से यहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है, हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसे लेकर के भारत सरकार को कुछ करना चाहिए, वहां से हिंदुओं को राहत देने के लिए। अब इसी मामले में एक मीटिंग हो रही है। बताया जा रहा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं और बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर के ये मुलाकात होने वाली है। इसी पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी आनंद, उनसे बात करते हैं। आनंद, क्या बातचीत हो सकती है? क्या भारत सरकार की ओर से कोई बयान जारी किया जाएगा इस पूरे मामले को लेकर? जी देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आपसे कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद भवन में मुलाकात की। लगभग आधे घंटे तक दोनों के बीच में बैठक चली और बताया जा रहा है कि बांग्लादेश के जो हालात हैं उसको लेकर एस जयशंकर ने ब्रीफ किया और साथ ही साथ पाकिस्तान के जो हालात है उसको लेकर भी प्रधानमंत्री को एस जयशंकर ने अपनी तरफ से ब्रीफ किया। और बांग्लादेश को लेकर सरकार का रुख पहले से ही कड़ा है। सरकार पहले ही कह चुका है कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है और साथ ही साथ इस्कॉन के चिन्मय प्रभु को जो गिरफ्तारी की गई है और साथ ही साथ कल कोर्ट में जिस तरह से कहा गया सरकार की तरफ से कि इस्कॉन जो है एक कट्टरपंथी संगठन, इन तमाम बातों को लेकर भारत सरकार का रुख खड़ा है। और भारत सरकार का कहना है कि वहां की सरकार की जिम्मेदारी है कि जो वहां के अल्पसंख्यक हैं, जो हिंदू हैं, उनकी सुरक्षा की जाए। और ये बात भारत सरकार ने बांग्लादेश तक पहुंचा भी दी है। इसके अलावा आज की जो बैठक हुई है जयशंकर में, उसमें चर्चा ये हुई कि सरकार इस मसले पे संसद के दोनों सदनों में बयान देने को तैयार है कि बांग्लादेश के जो हालात है और भारत सरकार का क्या स्टैंड है। लेकिन उसके लिए ये कहा गया कि अगर विपक्ष सदन को चलने देता है तो सरकार दोनों सदनों में बांग्लादेश को लेकर बयान देगी। जिस तरह से आपने देखा कि जब से सदन शुरू हुआ सोमवार से दोनों सदनों में अडानी का मामला और संभल का मामला, इसको लेकर लगातार हंगामा हो रहा है और लगातार सदन को स्थगित किया जा रहा है। आज भी सदन में हंगामा हुआ, स्थगित कर दिया गया। तो ऐसे में सरकार का कहना है कि सरकार जो है बांग्लादेश के मुद्दे पर दोनों सदनों को जानकारी देने को तैयार है और सदन के माध्यम से भारत सरकार जो है पूरे देश को बताने को बांग्लादेश के मुद्दे पर रुख क्लियर करने के लिए तैयार है, जवाब देने के लिए तैयार है संसद के भीतर। लेकिन रुख क्या है? बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसे लेकर सरकार का रुख क्या है? हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से ऑब्जेक्शन जताया गया, बांग्लादेश की तरफ से कहा गया कि भाई आप हमारे अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी ना करें। तो बांग्लादेश सरकार तो अपना रुख साफ कर रही है। हमारी सरकार का बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर रुख अभी तक है क्या? जी बिल्कुल, भारत सरकार का रुख यही है। चूंकि दो देश हैं और दो देशों के बीच में एक मजबूरी होती है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं। तो जितना डिप्लोमेटिकली भारत सरकार अपने मैसेज कन्वे कर सकती है, बांग्लादेश की जो मौजूदा सरकार है उसको भारत सरकार ने कन्वे किया है। और भारत सरकार ने बार बार ये कहा है, कड़े शब्दों में कहा है कि भारत में जो बांग्लादेश के जो हिंदू हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी करना, उनको सुरक्षा देना, वो ये सब बांग्लादेश की सरकार की जिम्मेदारी है, उसको उसका पालन करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ
भारत सरकार जो है बैक चैनल से भी बात करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जिस तरह से जो तस्वीरें आ रही हैं वहाँ पे हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है। पुलिस जो है हिंदुओं पे भी लाठीचार्ज कर रही है। इस्कॉन के जो चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी को लेकर जिन हिंदुओं ने मार्च नहीं करना था उन्हीं हिंदुओं को बुरी तरह मारा पीटा गया। तो ये तस्वीरें जाहिर तौर पर उनका मैसेज अच्छा नहीं जा रहा। और ऐसे वक्त में जब भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों जो कि हिंदुत्व की बात करते हैं, उनकी सरकार जो हिंदुत्व की बात करते हैं, जाहिर तौर पे भारत जो है एक बिग ब्रदर की भूमिका में दिखना चाहेगा, कम से कम जो हिंदुओं के हितों की बात हो। तो ऐसे में भारत सरकार एक बार अपना कड़ा रुख जाहिर कर चुकी है और जब इंतजार करिए जो सदन में सरकार जब इस पर अपना बयान देगी उस बात को दोहराएगी सरकार की। कहीं भी अगर अत्याचार होता है न सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ बल्कि किसी खिलाफ, तो ऐसे में वहाँ की सरकार की जिम्मेदारी होती है। और सरकार ये भी इस बात को भी अंडरलाइन करेगी कि यही बात अगर मुस्लिमों के साथ कहीं हो रही होती है, दूसरे अल्पसंख्यकों के साथ हो रही थी, तो दुनिया भर के तमाम देश जो है उसके पक्ष में खड़े हो जाते, उसके खिलाफ बोल रहे होते। लेकिन अब जब हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है तो न तो कोई देश बोल रहा है और न ही भारत सरकार के, भारत की जो तमाम और यहाँ पर तो एक इंटरनेशनल संस्था को बैन करने की डिमांड हो रही है। आनंद, अब जो बांग्लादेश से खबरें आ रही हैं वो आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। इस्कॉन को बैन करने की मांग हो रही है। हालांकि हाईकोर्ट से फौरी राहत जरूर मिली है, वो भी तब जब वहां की अथॉरिटी ये कह रही है कि हम अपने सिरे से कार्रवाई करेंगे, उसके बाद हाईकोर्ट से ये फौरी राहत मिली हुई है। यानी कहीं ना कहीं अथॉरिटीज का, सरकार का नजरिया इस्कॉन के खिलाफ नजर आ रहा है। बिल्कुल, और आप इस्कॉन सिर्फ बांग्लादेश में नहीं है, भारत में नहीं है, बल्कि दुनिया भर के तमाम देशों में ये फैला हुआ है। वहाँ इनकी संस्थाएं हैं, वहाँ के लोग इस्कॉन के भक्त हैं और श्री कृष्ण के भक्त हैं। तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि दुनिया भर से भी जो इस्कॉन के भक्त हैं उनकी भी आवाज़ें आ रही हैं कि जिस तरह से अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के खिलाफ और साथ ही साथ इस्कॉन को जो है बैन करने की तैयारी की जा रही, कट्टरपंथी संस्था बताया जा रहा है। तो इसके खिलाफ जो दुनिया भर से आवाज़ें आनी शुरू हो गई है और यही वजह है कि भारत सरकार जो है इस मामले पर अपना कड़ा रुख तो अख्तियार किए हुए है, लेकिन दो देशों की बात है यहाँ पे। तो ऐसे में भारत सरकार की भी कुछ लिमिटेशंस है, लेकिन उन लिमिटेशंस में रहते हुए भी भारत सरकार का जो अपना मैसेज देना था बांग्लादेश सरकार को वो समय समय पर दे रही है। और जो आज की जो बैठक हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, एस जयशंकर के साथ, जाहिर तौर पे ये बात चर्चा जरूर हुई होगी कि भारत को इसमें और आगे बढ़ के कुछ कदम उठाना चाहिए। लेकिन वो क्या कदम हो सकते हैं, बांग्लादेश को मैसेज देने के साथ साथ, बयान देने के साथ साथ, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। जी, तो सीमाओं में रहकर ही ये जवाब दिया जाएगा, भारत की तरफ से कड़ा रुख अख्तियार किया जाएगा। आनंद ने ये जानकारी जरूर दी कि सदन में भी सरकार बयान देने को तैयार है, जो सूत्र बता रहे हैं। मैं आऊंगी आनंद आपके पास, और इससे पहले बांग्लादेश हिंसा पर प्रधानमंत्री मोदी को लेटर भी लिखा गया था। 68 रिटायर्ड जज और IAS, IPS, RS, IRS अफसर्स जो हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनकी तरफ से लेटर गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले रोकने की मांग की गई है इन अधिकारियों की ओर से, और प्रधानमंत्री मोदी से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की गई है कि प्रधानमंत्री डायरेक्ट इस पर हस्तक्षेप करें। मनीष और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। मनीष, इस लेटर के बारे में बताइए, मांग क्या रखी गई है? देखिए, अब धीरे धीरे भारत के अलग अलग संस्थाएं या अलग सरकार से ये गुहार लगाई जा रही है कि भारत सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। और इसी के तहत बहुत सारे जो पूर्व जज हैं या दूसरे और जो समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उन सब ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर अनुरोध किया है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के ऊपर हो रहे अत्याचार या हिंदुओं पर हो रही कार्रवाई के खिलाफ भारत सरकार को इसमें कदम उठाया जाना चाहिए। मुझे याद है कि 2021 में जब बांग्लादेश की आज़ादी की 50वीं जयंती मनाई जा रही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब ढाका में थे, तब उन्होंने खुद भी कहा था कि बांग्लादेश की आज़ादी के समय 1971 में वो खुद भी एक कार्यकर्ता के नाते बांग्लादेश की आज़ादी के समर्थन में उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था। तो आप समझ सकते हैं कि एक बार फिर वही दौर आया है जो दौर 1971 में था। उस समय पाकिस्तानी सेना बांग्लादेश के यानी कि पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर अत्याचार कर रही थी। ठीक उसी तरीके का दौर अभी है कि बांग्लादेश सरकार के संरक्षण में वहां पर जिस तरीके से जो उपद्रवी भीड़ है या आतंकी लोगों का समूह, वो जिस तरह से अल्पसंख्यकों पर, खास करके हिंदू समुदाय पर अटैक कर रहा है, तो वैसी स्थिति में भारत का क्या रवैया होना चाहिए? क्या भारत का वो रवैया होना चाहिए जो तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार ने किया था, या फिर किसी दूसरे तरह के डिप्लोमेटिक ऑप्शंस को तलाशे जाने चाहिए? हालांकि भारत सरकार ने एक बयान जारी किया था कृष्णा चिन्मय दास के मामले को लेकर, जिसका कहें तो बांग्लादेश सरकार ने ये कहते हुए कि ये हमारा आंतरिक मामला है, ये कहकर खारिज कर दिया। लेकिन आज की तारीख में अगर आप देखें तो आज वैश्विक समुदाय बदल चुका है। आज वैश्विक समुदाय में जब गाजा पर इजराइल के हमले होते हैं या फिर जो रूस यूक्रेन का जंग होता है, तो ICC जैसी संस्थाएं उसमें कदम उठाती है। तो ऐसे में बांग्लादेश सरकार की ये दलील एक्सेप्ट नहीं की जा सकती
कि हमारा आंतरिक मामला है। जब वहां पर इस तरह से अल्पसंख्यकों के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उन्हें मारे जा रहे हैं, इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की बात हो रही है, तो ऐसे में भारत समेत पूरी दुनिया के देशों को आगे बढ़ना पड़ेगा। और इसी को देखते हुए भारत ने बहुत से पूर्व जज और दूसरे और लोगों ने प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की गुहार लगाई है। बिल्कुल मनीष, ये बहुत संवेदनशील मामला है और 68 रिटायर्ड जज जिसमें आईएएस और आईआरएस ऑफिसर्स भी हैं, उनकी तरफ से भी ये चिट्ठी लिखी गई है, 6 मांगे रखी गई हैं। अब देखना होगा कि भारत का रवैया क्या होता है। शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। देखिए, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार और हिंदू धर्म गुरु देवकी नंदन ठाकुर ने बांग्लादेश के हालात पर कड़ा विरोध जताया है। पर कट्टरपंथी होने का आरोप लगाना ये एक बड़ा और सफेद झूठ है। बांग्लादेश का निर्माण 1971 की क्रांति के बाद धर्मनिरपेक्षता और धर्म स्वातंत्र्य के सिद्धांतों पर हुआ था, पर वो वहाँ से खिसक करके अब किस तरह के गर्त में गिरा है, ये एक चिंता की बात है। रात दिन जो दमन की राजनीति कर रहे हैं, दमन का कर्म कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, हिंदुओं को भगाने, दबाने, मारने की बातें कर रहे हैं, वो कहते हैं कि सनातन या इस्कॉन आतंकवादी है। फिर आप कौन है? ये बहुत दुखद है और ये बात सनातनियों को समझनी चाहिए। हम इसका विरोध करते हैं। सनातन वो है, धर्म वो है, सनातन जगत वो है जो सबको जियो और जीने दे की राह पर चलाता है। और एक बड़ी खबर इस बीच, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की सबसे नई तस्वीर सामने आई है। हिंदू शख्स पर भीड़ ने किया हमला। बोरो बाजार में भूषण बाबू नाम के शख्स की पिटाई हुई है। ये देखिए, ये नया वीडियो सामने आया है। ये बांग्लादेश का वीडियो बताया जा रहा है, जहां एक हिंदू शख्स की बुरी तरह से पिटाई की गई है। और देखिए, अभी जो हाईकोर्ट से फौरी राहत मिली है बांग्लादेश में इस्कॉन को लेकर के, इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ राधा रमन दास जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। राधा रमन दास वाइस प्रेसिडेंट है इस्कॉन कोलकाता के। राधा रमन जी, जिस तरीके से इस्कॉन को लेकर बांग्लादेश हाईकोर्ट ने एक फौरी राहत दी है, उससे जाहिर है कि थोड़ी तो आप लोगों ने राहत की सांस ली होगी, क्योंकि जो आरोप लग रहे थे बांग्लादेश में इस्कॉन के ऊपर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की, वो बहुत संगीन थे। इसे हाईकोर्ट ने भी अब नोटिस किया है। जी, एक्चुअली हम लोग को बहुत बड़ी राहत मिली है। ये सारे भक्त बहुत ही चिंतित थे, इस्कॉन का मैनेजमेंट बहुत चिंतित था। जब से कल से हमने सुना कि वहाँ के एजी ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया है, तो ये खबर बहुत ही राहत वाली है जी। और हमने देखा कि जब इस तरह का कल कोर्ट में मामला चल रहा था और स्टेटमेंट आया था एजी का, तो कल कुछ लोग हमारे एक सेंटर में जाके उसको जबरदस्ती बंद भी करा दिए थे। लेकिन अभी हाई कोर्ट के टिप्पणी के बाद हम आशा करते हैं कि हमारे मंदिरों की सुरक्षा भी बढ़ाई जाएगी और भक्तों की भी सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो देखिए, कोलकाता में इस्कॉन टेम्पल से हमारे साथ राधा रमन दास जी जुड़े हुए थे। उन्होंने ये बताया है कि बांग्लादेश में हाईकोर्ट ने जो फौरी राहत दी है इस्कॉन को लेकर के, उससे एक राहत जरूर हमें मिली है, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से इस्कॉन को रिप्रेजेंट किया जा रहा था बांग्लादेश में, यहां तक आरोप लगा दिए गए थे कि आतंकी गतिविधि में शामिल होने का काम इस्कॉन ट्रस्ट करता है। इसी मामले को लेकर के सुनवाई हाईकोर्ट में हुई, जिसमें हाईकोर्ट ने इस्कॉन को फौरी राहत फिलहाल दी है। आपको बता दें कि चिन्मय दास को इस्कॉन के जो हेड थे, उनको इसी मामले में अरेस्ट भी किया गया था, एक फर्जी केस में फंसा करके। इसे लेकर काफी विवाद भी बांग्लादेश में हो रहा है। हिंदुओं पर अत्याचार की नई नई तस्वीरें बांग्लादेश से सामने आ रही हैं। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा किया गया है। हिंदू सेना की याचिका पर कोर्ट ने पक्षकारों को नोटिस दिया है। इस पर अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। याचिकाकर्ता ने क्या दावा किया है, इस रिपोर्ट में देखिए। अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका को अजमेर सिविल कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अदालत ने याचिका को सुनने योग्य माना है। याचिका स्वीकार करने के बाद सिविल कोर्ट ने अल्पसंख्यक मंत्रालय, दूसरा दरगाह कमेटी अजमेर और ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने यह नोटिस हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की याचिका पर भेजा है। हालांकि दरगाह अंजुमन कमेटी ने हिंदू सेना के दावे को खारिज कर दिया है।
हिंदू सेना की याचिका में दावा किया गया है कि अजमेर शरीफ दरगाह नहीं बल्कि शिव मंदिर है। दावा है कि दरगाह की जगह पहले संकट मोचन शिव मंदिर था और हिंदू जैन मंदिर को तोड़कर दरगाह बनाई गई थी। याचिका में मांग की गई है कि दरगाह को संकट मोचन मंदिर घोषित किया जाए, अजमेर शरीफ दरगाह का ASI सर्वे किया जाए। हिंदू सेना के मुताबिक ASI सर्वे से हिंदू मंदिर होने के सबूत मिलेंगे। हिंदू सेना ने कोर्ट में हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव किताब का हवाला दिया जिसमें तहखाने का जिक्र है और वहां शिवलिंग होने की बात कही गई है। और याचिका स्वीकार करने के बाद याचिकाकर्ता और अंजुमन कमेटी के सदस्यों का क्या कुछ कहना है इस मामले में, आपको सुनवाते हैं। हमने साफ बात रखी थी कि जो अजमेर दरगाह है वो भगवान शंकर का, महादेव का मंदिर है, संकट मोचन महादेव मंदिर है और उसके सभी साक्ष्य हमने माननीय कोर्ट को रखे और कोर्ट ने हमारी बात बड़ी गंभीरता से सुनी। हमसे भी सवाल जवाब हुए और उन्होंने बाद में चाहा कानून अनुसार कि ये केस चलने योग्य है, हमारी याचिका स्वीकार करी है और सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। इसमें जिनको नोटिस किया गया, एक अल्पसंख्यक मंत्रालय है, दूसरा आर्कोलॉजी जो विभाग है ASI उसको नोटिस जारी हो और तीसरा जो अजमेर दरगाह कमेटी है उनको नोटिस गया है। पूरी तरीके से इस पे नजर बनाई हुई है और हमारे वकीलों से हम लोग टच में, हमारी कानूनी टीम जो बनी हुई है पूरी वकीलों की, इससे टच में हम लोग, उनसे राय शुमारी चल रही है। जो भी उनकी एडवाइस होगी उसके तहत ही हम कानूनी प्रक्रिया का उपयोग करेंगे और कानूनी कदम जो आगे हमें उठाना होगा उठाएंगे और पूरी मजबूती के साथ अगर हमें अपनी जरूरत पड़ी इसमें पक्ष रखने की तो हमारा पक्ष रखेंगे। देखिए CPC का प्रावधान है, न्यायालय में वाद प्रस्तुत किए जाते हैं और न्यायालय उचित समझता है तो उसको सुनवाई हेतु निहित भी करता है और पक्षकारों को नोटिस भी जारी होते हैं। न्यायालय में वाद प्रस्तुत भी होते हैं, न्यायालय में वाद खारिज भी होते हैं। अजमेर शरीफ दरगाह विवाद पर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क और बीजेपी सांसद रवि किशन ने क्या कहा, ये सुनते हैं। मुझे अफसोस है कि इस प्रकार की याचिकाएं जो दायर की जा रही हैं ये एकदम गलत है और जो हमारा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है, जिसमें कि साफ तौर पर कहा गया है कि कोई भी धार्मिक स्थल के साथ में किसी प्रकार का तब्दीली नहीं की जाएगी। और क्या हो रहा है इस प्रदेश और देश के अंदर, मुझे कि कभी ज्ञानवापी, कभी मथुरा, कभी आगरा पहुंच जाते हैं, कभी शाही जामा मस्जिद और अब उसी की तर्ज पर ये वहां पहुंच रहा है। मैं चाहता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय इन चीज़ों का संज्ञान लेकर तुरंत रोक लगाए जो इस प्रकार की घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहे हैं। कोर्ट ने उसको केंद्र की तरफ सब इंफॉर्मेशन भेजी है और जांच का विषय है। जैसे अगर वहां पर वो ऐसी कोई बात है, अगर उनके तथ्य निकलते हैं और जांच पर होता है तो फिर उसको बात को आगे बढ़ाई जाएगी। अगर तो ये तो सत्य था कि जब मुगल आए थे और खासकर जब औरंगजेब के दौर में बहुत सारी जगहों पर इस तरह से मंदिरों को तोड़कर मस्जिद या दरगाह का निर्माण हुआ था, लेकिन ये जांच का विषय है। अजमेर विवाद पर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और संघ पर हमला बोला है। क्या कहा है उन्होंने, सुनाते हैं आपको उनका बयान। नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहां पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग, आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी RSS वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं, आप बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो। उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को पार्टी बनाया तो नरेंद्र मोदी की सरकार उसको बोलेगी कि वो दरगाह है ही नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। लोअर कोर्ट आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही हैं। आप हर जगह पर जाकर बोलेंगे नहीं यहां पर मस्जिद नहीं थी, यहां पर दरगाह नहीं थी, यहां पर कुछ और था, तो फिर कल कोई मुसलमान जाकर कोई बोल दे जाकर के नहीं यहां पर ये नहीं था, यहां पर वो था। कहां रुकेगा फिर ये रूल ऑफ लॉ, कहां जाएगा डेमोक्रेसी, कहां जाएगी लॉ एंड ऑर्डर, कहां जाएगा। और यूपी के संभल से अहम खबर है। संभल हिंसा को लेकर एक ताजा अपडेट। घटनास्थल से 41 खाली कारतूस बरामद किए गए। पुलिस फॉरेंसिक टीम ने बरामद किए हैं 41 कारतूस। हिंसा के दौरान 41 राउंड फायरिंग हुई थी। 12, 32 और 315 बोर के 41 खाली कारतूस घटनास्थल से बरामद किए गए। और संभल हिंसा मामले पे एक और नया वीडियो भी सामने आया है जो जानकारी मिल रही है। इस वीडियो में क्या कुछ है आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं।
24 नवंबर को संभल में सुनियोजित तरीके से हिंसा की वारदात को अंजाम दिया गया था। हिंसा से जुड़ी तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि उपद्रवियों ने पूरी प्लानिंग के साथ हिंसा की घटना को अंजाम दिया। हिंसा से जुड़े इस वीडियो में देखिए कैसे दंगाइयों ने प्लानिंग की थी। सीसीटीवी में आप देख सकते हैं कि सुबह 9:30 बजे से यहाँ दंगाई जमा हो रहे हैं। पत्थरबाजी की तैयारी की जा रही है। पत्थरबाजी से पहले दंगाई अपने चेहरे पर कपड़ा बांधते नजर आ रहे हैं ताकि पुलिस उन्हें पहचान न सके। यानी कि संभल में हिंसा से पहले की पूरी प्लानिंग पहले ही तैयार कर ली गई थी। 46 सेकंड के इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि दंगाई शाही जामा मस्जिद की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। रास्ते से पत्थर उठा रहे हैं। ये सुबह 9:22 का वीडियो है। शाही जामा मस्जिद के ठीक पीछे लगे सीसीटीवी की तस्वीर है। गली में लोगों की भीड़ लगी है। ईंट का ढेर भी नजर आ रहा है। दंगाई हाथ में ईंट लिए शाही जामा मस्जिद की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। पुलिस इस वीडियो के जरिए दंगाइयों के बारे में पता लगाने में जुट गई है। और संभल हिंसा का एक ताजा वीडियो सामने आया जिसमें महिला छत से पुलिस पर पत्थर फेंकती नजर आई। संभल हिंसा मामले में लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। हिंसा के गुनहगारों के चेहरे से पर्दा उठ रहा है। पुलिस पत्थरबाजों को ढूंढने के लिए छापेमारी कर रही है। अब तक 100 से ज्यादा पत्थरबाजों के पोस्टर जारी किए गए हैं। हिंसा से जुड़ी कई वीडियो सामने आए हैं। संभल हिंसा का एक ताज़ा वीडियो सामने आया है जिसमें महिला पत्थरबाज भी नजर आ रहे हैं। ये पहला वीडियो है जिसमें कोई महिला पत्थर फेंकते हुए दिखाई दे रही है। ये महिला छत से पत्थर फेंक रही है और ये पत्थर किसी और पर नहीं बल्कि पुलिस पर फेंका जा रहा है। इस वीडियो में साफ देख सकते हैं कि कैसे महिलाएं भी इस हिंसा में शामिल थीं और छत से पत्थर फेंक रही थी। ये वीडियो मस्जिद के पास हिंदू खेड़ा इलाके की है। पुलिस इस वीडियो के आधार पर पत्थरबाज महिला की तलाश कर रही है। आपको बता दें कि पत्थरबाजी की घटना के बाद से यहाँ के सभी घरों पर ताला लटका हुआ है। पुलिस की डर से सभी महिलाएं परिवार समेत फरार हैं। 2 दिन पहले ही इसी इलाके की 3 पत्थरबाज महिलाओं की पुलिस गिरफ्तारी कर चुकी है। पुलिस लगातार पत्थरबाजों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। और कल जुमे की नमाज और कोर्ट में संभल मामले की तारीख को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। इंटरनेट सेवा 48 घंटे के लिए और बंद कर दी गई है। पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। संभल में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। संभल हिंसा के बाद शुक्रवार को यानी कल सिविल कोर्ट में होने वाली सुनवाई और जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखे जा सकते हैं। इस बीच पुलिस लगातार आसपास के इलाकों में फ्लैग मार्च कर रही है। संदिग्ध और गड़बड़ी फैलाने वालों पर कड़ी नजर रख रही है। इस बीच संभल जिले में हुई हिंसा के बाद भी रोज नए खुलासे हो रहे हैं। ड्रोन कैमरे से बनाए गए वीडियो से कई अहम जानकारियां पुलिस को हाथ लगी हैं। जमीन नहीं आसमान से भी कड़ी नजर रखी जा रही है। कई जगह पर ड्रोन कैमरे की निगरानी में जमा पत्थर मिले हैं जिन्हें तत्काल हटाया गया। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि निगम के कर्मचारी पत्थरों को हटाने में जुटे हैं। ये वही गली है जहां पत्थरबाजी की घटना हुई थी। निगम की तरफ से ट्रॉलियां भर भर कर पत्थर ले जाए गए। पुलिस के मुताबिक ये पत्थरबाजी के लिए जमा किए गए थे। अगले आधे घंटे में सारे रोड हटवा दी जाएंगे। आप देख रहे हैं ट्रैक्टर लगे हुए हैं, ट्रालियां लगी हुई हैं, चारों तरफ से वाहन आ रहे हैं। एहतियातन प्रशासन ने 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा को और बंद कर दिया है। यही नहीं 30 तारीख तक किसी भी बाहरी नेता को संभल आने पर रोक दिया गया है। जुमे की नमाज लोगों से घरों में रहकर नमाज की अपील की जा रही है। और कांग्रेस में गांधी परिवार से प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज लोकसभा सांसद पद की शपथ ली। हाथ में संविधान की किताब के साथ उन्होंने अपनी शपथ पूरी की। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। सदन में वायनाड की सांसद के रूप में प्रियंका गांधी ने आज शपथ ले ली। अक्षुण्ण रखूंगी तथा प्रियंका गांधी की शपथ लेने के बाद संसद में अब गांधी परिवार से कुल 3 सदस्य होंगे। वायनाड से खुद प्रियंका गांधी और नेता प्रतिपक्ष के रूप में रायबरेली से सांसद उनके भाई राहुल गांधी लोकसभा के सदस्य हैं। वहीं मां सोनिया गांधी राज्यसभा सांसद हैं। प्रियंका के शपथ के दौरान मां सोनिया गांधी, प्रियंका के बेटे रेहान और बेटी मिराया वाड्रा समेत पूरा परिवार मौजूद था। शपथ के बाद राहुल गांधी ने संसद भवन परिसर में प्रियंका गांधी की तस्वीर ली। इस दौरान कांग्रेस के दूसरे सांसद भी मौजूद रहे। इससे पहले शपथ के लिए घर से निकलते वक्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रियंका का जोरदार स्वागत किया। उनकी गाड़ी पर फूल बरसाए। पहली बार संसद पहुंचने पर कांग्रेस सांसदों ने उनकी अगवानी की और उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि वायनाड में राहुल गांधी की खाली की गई सीट पर हुए उपचुनाव में प्रियंका ने 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। और सांसद के तौर पर शपथ लेने के बाद प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं।
प्राथमिकता ये होगी कि देश के जो अहम मुद्दे हैं वो उठाएं और पार्टी के लिए लड़ूं, देश के लिए लड़ूं, यही रहेगा। प्रियंका जी, एक सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि अब प्रियंका गांधी भी आई, एक 11 वाली बात कह रहे हैं कि अब तो जो है 2 लोग आ जाएंगे, तो अब क्या असर पड़ेगा संसद के अंदर, लोकसभा में खासतौर से राहुल गांधी के साथ आप भी रहेंगे? अब मजबूती मिलेगी राहुल जी को, कांग्रेस पार्टी को, मेरे ख्याल से जो संविधान के जो असूल हैं उनको मजबूती मिलेगी, क्योंकि हम उसी के लिए लड़। आज संविधान हाथ में लेके आपने शपथ लिया, क्या मैसेज देना चाहती हैं? वायनाड से आप चुन के आएंगे कि हमारे लिए संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। हमारे लिए जो संविधान है, जिसके असूलों पर इस देश की नींव डली है, उसी के लिए हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। और आज शाम महायुति के नेताओं के साथ अमित शाह की मुलाकात होगी। फडणवीस, शिंदे और अजित पवार को दिल्ली बुलाया गया। महाराष्ट्र के सीएम की कुर्सी पर कौन काबिज होगा, ये आज साफ हो जाने की उम्मीद है। मामले पर मंथन के लिए आज महायुति के तीनों नेताओं देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार, तीनों नेताओं की आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होने जा रही है। संभावना है कि मीटिंग के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी तीनों नेताओं की मुलाकात हो सकती है। इससे पहले कल एकनाथ शिंदे ने महायुति में मतभेद की सारी अटकलों को खत्म कर दिया था। अमित शाह जी के साथ, अमित भाई के साथ हमारी तीनों दलों की बैठक होगी। उस बैठक में पूरी तरह चर्चा होगी विस्तार से, और विस्तार से चर्चा होने के बाद निर्णय होगा। हमने हमेशा साथ में बैठकर निर्णय किए हैं और चुनाव से पहले भी हमने कहा था कि चुनाव के बाद साथ में बैठकर निर्णय करेंगे। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में सरकार बनाने की कवायद के तहत बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े पटना दौरे से देर रात लौटने पर अमित शाह के बीच करीब आधे घंटे तक अहम बैठक हुई, जिसमें मराठा वोटरों पर पड़ने वाले असर को लेकर मंथन हुआ। कल तावड़े के साथ बैठक से पहले अमित शाह ने एनसीपी और शिवसेना के साथ अलग अलग बैठक कर फीडबैक लिया। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, अभी तक इसका औपचारिक ऐलान भले ही नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने देवेंद्र फडणवीस का एक पोस्टर लगाया है। इस पोस्टर में क्या लिखा है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के कार्यकारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कह दिया है कि उन्हें बीजेपी का मुख्यमंत्री स्वीकार है। इसके बाद साफ हो गया है कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इस खबर के बाद से ही देवेंद्र फडणवीस समर्थकों में पूरा जोश है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने देवेंद्र फडणवीस के सरकारी आवास के बाहर पोस्टर लगाया है। फडणवीस के घर के बाहर लगे इस पोस्टर में शपथ लेते हुए दिखाया गया। इस पोस्टर में एक कैप्शन भी लिखा है, जिसमें कहा गया है कि देवेंद्र सरिता गंगाधर राव फडणवीस। इस बैनर में राज्य के नेतृत्व में फडणवीस की स्थायी भूमिका की ओर इशारा करते हुए लिखा गया है कि सदैव मुख्यमंत्री। कौन होगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, यह कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से विधायक दल की बैठक नहीं हुई है और कई सारे ऐसे फैक्टर भी हैं जिनको ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री तय करना है, जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर मराठा है। इन सब के बीच डिप्टी सीएम और का नाम जो है तकरीबन अपने अपने पार्टियों की तरफ से तय होना है, जिसमें एकनाथ शिंदे को तय करना है कि उनकी पार्टी से डिप्टी सीएम कौन होगा और अजित पवार को तय करना है कि उनकी पार्टी से डिप्टी सीएम कौन होगा। लेकिन इन सब के बीच जो मुख्यमंत्री है उसके नाम को लेकर इस तरीके से पोस्टरबाजी शुरू हो गई है। और झारखंड में आज हेमंत सोरेन चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस समारोह में इंडिया गठबंधन के सभी बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। आज हेमंत सोरेन झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में चौथी बार शपथ लेंगे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार शाम 4 बजे उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। रांची के मोराबादी मैदान में आयोजित इस शपथ ग्रहण समारोह में इंडिया गठबंधन के कई दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि 10 पार्टियों के 18 बड़े नेता कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। शपथ ग्रहण में विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा। समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, शरद पवार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, उदयनिधि स्टालिन, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे शामिल हो रहे हैं। हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार रांची पहुंच गए हैं। जॉइंट गठबंधन the people of Jharkhand had faced. He has given a good administration. He has took a lot of pain. Where there is a pain, there is a gain. So he has worked hard and he has won the confidence of the people of the state. और यूपी की राजधानी लखनऊ में अगर आप अपना आशियाना बनाने जा रहे हैं तो आपके लिए ये बड़ी खबर है। अब 100 वर्ग मीटर एरिया में घर बनाने वालों को सोलर सिस्टम लगाना होगा। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बड़ी पहल की है।
जल्द ही 100 वर्ग मीटर यानी 1076.39 वर्ग फीट या इससे अधिक क्षेत्रफल वाले भूखंड पर घर बनाने वालों के लिए 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। सोलर सिस्टम का प्रावधान किए बगैर मकान का नक्शा पास नहीं होगा। एलडीए 4 दिसंबर को होने वाली बोर्ड बैठक में प्रस्ताव लाने जा रहा है। बोर्ड से हरी झंडी मिलने के बाद भूखंड पर मकान बनाने के लिए सोलर सिस्टम लगाने की शर्त को मानचित्र के साथ जोड़ दिया जाएगा। प्लॉट वालों से मानचित्र पास करते समय एलडीए कोई जमानत राशि नहीं लेगा और आवेदक का मानचित्र तभी पास होगा जब वो इसके लिए शपथ पत्र देगा। 1 किलोवाट के सोलर पैनल पर 60,000 रुपए तक का खर्च आता है। बोर्ड की जांच में सोलर सिस्टम लगा हुआ नहीं पाए जाने पर मानचित्र निरस्त कर दिया जाएगा। 200 वर्ग मीटर से बड़े और 500 मीटर तक के प्लॉट पर 20,000 रुपए देने होंगे। साथ ही अब तक 500 वर्ग मीटर या इससे बड़े भूखंड पर मकान बनाने के लिए सोलर गीजर लगाना अनिवार्य है। और बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है। दिल्ली के प्रशांत विहार में धमाके वाली जगह पर पहुंची है एनआईए की टीम। संदिग्ध धमाके के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। मिठाई की दुकान में धमाके की खबर मिली थी। फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है। तो दिल्ली के प्रशांत विहार से आज खबर सामने आई जहां एक ब्लास्ट हुआ है, धमाका हुआ है। पुनीत हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। पुनीत, अभी अपडेट ये है कि एनआईए की टीम मौके पर पहुंची है, क्या जानकारी? देखिए 11:50 पर ये सस्पिशियस ब्लास्ट हुआ। बेहद तेज ब्लास्ट था, हालांकि लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट था, जिसके बाद फायर की टीम को और पुलिस की टीम को जानकारी दी गई। पुलिस की टीम यहां पर मौके पर पहुंची है। पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। एक जो ऑटो का ड्राइवर है, टेम्पो का ड्राइवर, वो इसमें घायल हुआ, उसको हल्की चोटें आई हैं। और उसके बाद इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, लोकल पुलिस और इसके अलावा जो एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी यहां पर पहुंच चुकी है। और आप देखेंगे कि इस वक्त यहाँ पर जो अलग अलग एजेंसीज है वो जांच कर रही है कि आखिर ये धमाका किस चीज का। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जगह पर ये ब्लास्ट हुआ था वहां पर एक सफेद पाउडर भी पुलिस को मिला है। और आप देखेंगे कि पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। यहाँ पर एम्बुलेंस को भी बुलाया गया है। तमाम जो आला अधिकारी इलाके के डीसीपी, ज्वाइंट सीपी राजीव रंजन और इसके अलावा एनआईए के जो एसपी हैं वो भी यहाँ पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं। पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिर संदिग्ध धमाका क्या है। 20 अक्टूबर को भी यहाँ सीआरपीएफ स्कूल के ठीक बाहर जो दीवार है उस पर एक धमाका हुआ था। वहां पर भी सफेद पाउडर मिला था और कुछ कीलें मिले थी। ये टेरर एक्टिविटी थी, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया था कि आखिर उस धमाके को किन लोगों ने अंजाम दिया। हालांकि कुछ सस्पेक्ट पुलिस को जो वीडियो में नजर जरूर आए थे, लेकिन अब यहां पर किस तरीके से धमाका हुआ है आप देखेंगे। सबसे बड़ी गनीमत की बात यह है कि यह धमाका हाई इंटेंसिटी का नहीं था, लेकिन आसमान में बहुत ज्यादा धुआं उठता हुआ देखा गया। ये धुआं ठीक उसी तरीके का धुआं था जो सीआरपीएफ स्कूल में ब्लास्ट के बाद काफी ज्यादा धुआं और तेज आवाज थी। तो बिल्कुल ठीक उसी पैटर्न पर भी दिल्ली के रोहिणी के प्रशांत विहार इलाके में यह ब्लास्ट हुआ है। सबसे बड़ी बात कि प्रशांत विहार में ही सीआरपीएफ स्कूल के दीवार पर भी 20 अक्टूबर को यह ब्लास्ट हुआ था। यहां से महज आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर की दूरी है जहां पर 20 अक्टूबर को ब्लास्ट हुआ था। और आप देखेंगे पीवीआर सिनेमाज भी सामने है, यानी कि यहां पर भीड़ होती है। लेकिन गनीमत है कि जिस वक्त सुबह लगभग 11:15 बजे के आसपास ये ब्लास्ट हुआ उस वक्त लोग यहां पर मौजूद नहीं थे। फिलहाल तमाम जो एजेंसीज है वो यहां पर जुट गई हैं कि आखिर प्रशांत विहार इलाके में जो पैटर्न दिख रहा है क्या उससे ये कह सकते हैं क्या ये टेरर एक्टिविटी भी हो सकती है? जो पैटर्न नजर आ रहा है, जिस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ है, कहीं ना कहीं ये टेरर एक्टिविटी जरूर नजर आ रहा है। पिछली बार का जो ब्लास्ट हुआ था वहां पर भी तेज धमाका हुआ था, आसमान में बहुत ज्यादा धुआं नजर आया था। ठीक यहाँ पर भी तेज धमाका हुआ है, आवाज बहुत ज्यादा थी और बहुत ज्यादा धुआं नजर आया। इसके अलावा उस समय भी मौके पर सफेद पाउडर मिला था और आज भी वहां पर सफेद पाउडर ही मिला है। तो कहीं ना कहीं ये टेरर एक्टिविटी हो सकती है जो हमारी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन जब तक की एजेंसी और जांच टीमें क्लियर नहीं कर देंगी तब तक इसको कहना मुश्किल है कि ये टेरर एक्टिविटियां नहीं। लेकिन गनीमत है कि एक जो ड्राइवर है वो कम जख्मी हुआ है ऑटो का, जो कि पास में जो बंसी स्वीट्स आपको नजर आ रही है, बंसी वाला ठीक यहाँ पर सामने हुआ था। यहीं पर वो टेम्पो जो था वो पार्क किया गया था और उसके ड्राइवर को हल्की चोटें जरूर लगी है, लेकिन किसी के हताहत होने
या किसी के मरने की अभी तक कोई खबर नहीं है। ये एक बड़ी गनीमत है। और सेम ठीक उस वक्त भी ऐसा ही हुआ था, किसी के कोई हताहत होने की खबर नहीं थी, लेकिन तेज धमाका था। क्यों किया गया? कई तरह की सिमिलैरिटीज नजर आ रही हैं। पुनीत, इस वक्त आप मौके पर मौजूद हैं और हम आपके पीछे देख सकते हैं किस तरह से पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। जांच जारी है, लेकिन सफेद पाउडर बरामद हुआ है घटना स्थल से। और पुनीत, हम सब ये जानते हैं कि अक्टूबर में जब इस इलाके में ब्लास्ट हुआ था तो उस वक्त भी सफेद पाउडर बरामद हुआ था। ये सफेद पाउडर की आखिर मिस्ट्री क्या है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इससे पहले अक्टूबर वाले केस को भी अभी पुलिस सुलझा नहीं पाई है। जी बिल्कुल, देखिए अभी तक पुलिस 1 महीना 10 दिन का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक उसको सुलझा नहीं पाई है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये जो धमाका हुआ है उसमें ये साफ नजर आ रहा है कि ये एक टेरर ब्लास्ट हो सकता है और लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट था। तो कहीं ना कहीं पुलिस जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर किस तरीके से इसको अंजाम दिया गया है। पुनीत शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त जो अहम जानकारी दे रहे हैं वो ये कि धमाके के बाद इलाके में सफेद धुएं का गुबार दिखा है। घटना स्थल से सफेद पाउडर भी बरामद किया गया है और ठीक ऐसा ही ब्लास्ट अक्टूबर के महीने में भी हुआ था, उसकी भी जांच चल रही है और उस वक्त भी घटना स्थल से सफेद पाउडर की बरामदगी की खबर सामने आई थी। एक बार फिर प्रशांत विहार इलाके में इस बार एक मिठाई की दुकान में यह ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट की वजह क्या रही, जांच अभी जारी है, लेकिन मौके से वैसा ही सफेद पाउडर बरामद हुआ है। अक्टूबर में जो ब्लास्ट हुआ था उसकी जांच भी अभी तक चल रही है, तमाम सबूत जुटाए गए हैं, लेकिन इस केस को सॉल्व नहीं कर पाई है अभी तक दिल्ली पुलिस और तमाम जांच एजेंसियां। अब एक और ब्लास्ट हुआ है जिसके बारे में कई तरह के शक जताए जा रहे हैं। प्रशांत विहार इलाके की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से, आज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। धमाका होता है, उसके बाद पीसीआर को इसकी सूचना दी जाती है और फिर पुलिस और फोरेंसिक टीम ने आकर इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रशांत विहार में जो धमाका हुआ है, मिठाई की दुकान में यह धमाका था और इसमें एक टेम्पो ड्राइवर के घायल होने की खबर फिलहाल सामने आ रही है। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं सीआरपीएफ स्कूल के पास। आपको याद होगा दिल्ली का ये इलाका रोहिणी का, जहां पर 19 अक्टूबर 2024 को एक धमाका हुआ था और उस वक्त भी जब इस धमाके की जांच शुरू की गई तो सफेद पाउडर बरामद हुआ धमाके वाली जगह के आसपास ही। और एक बार फिर ये प्रशांत विहार इलाके की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें एक टेम्पो ड्राइवर के घायल होने की खबर सामने आ रही है। दिल्ली के प्रशांत विहार के इस इलाके में धमाका कैसे हुआ ये अभी जांच का विषय है, इसकी जांच चल रही है। तो आप सफेद धुएं का गुबार देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में। एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी9 भारतवर्ष आप तक पहुंचा रहा है। यहीं पर ही धमाका होता है और एक बार फिर से सफ़ेद धुएं का गुबार देखने को मिलता है। जो अक्टूबर में धमाका हुआ था कुछ इसी तरह का ही पैटर्न नज़र आ रहा है। इस वक्त पुलिस को मौके से सफ़ेद पाउडर मिला है। अब ये फॉरेंसिक जांच का विषय है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। सबसे नई तस्वीर सामने आ गई है। धमाके के बाद इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है, सील किया गया है और एनआईए भी पहुंच चुकी है। तो देखिए, ये देखिए सफ़ेद धुएं का गुबार देख रहे हैं आप आसमान की तरफ। ये सबसे ज़्यादा चौंकाता है, हैरान करने वाली ये तस्वीरें जब सफ़ेद धुएं का गुबार देखने को मिला। आखिर ये क्या है? इससे पहले भी जो सफ़ेद पाउडर के बारे में बताया गया, इसकी जांच की जा रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो आसमान में सफ़ेद धुएं का गुबार उठ रहा है, धमाके के बाद उठा है। एक मिठाई की दुकान पर धमाका, किस तरह का ये धमाका, और इस पर सारी इन्वेस्टिगेशन अब जो जांच एजेंसियां हैं वो जुट गई हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो एनआईए है वो भी इस वक्त मौका घटना पर पहुंच चुकी है और पुलिस जांच कर रही है कि आखिर ये सफ़ेद पाउडर या सफ़ेद धुआं कैसा है। ये सबसे नई तस्वीर है जो सामने आई है। पूरे इलाके को खाली कराया गया है। पुनीत एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। पुनीत, अगर वहां से आप तस्वीरें दिखा पाएं, ये हम देख रहे हैं तस्वीरें एक बार फिर से वैसे ही तस्वीरें जो अक्टूबर के हमले के बाद हुई थी, जो सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाका हुआ था, सफ़ेद धुएं का गुबार, और यहाँ पर भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है प्रशांत विहार में।
देखिए बिल्कुल जो 20 अक्टूबर को सीआरपीएफ स्कूल के दीवार पर धमाका हुआ था उसमें बेहद तेज आवाज थी, धुएं का बहुत ज्यादा गुबार था। ठीक ऐसा ही यहाँ पर हुआ, यहाँ पर भी तेज धमाका था और धुआं बहुत ज्यादा आसमान में निकलता हुआ दिखा है। ये कोई छोटा मोटा ब्लास्ट नहीं था, धुआं सफेद था और ये साफ इंडिकेशन कर रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें भी उसी तरीके के पोटेशियम का इस्तेमाल किया गया है। और जो फुटेज हमारे पास TV9 भारतवर्ष के हाथ लगी है उसमें साफ नजर आ रहा है कि जो सफेद पाउडर है वो स्पॉट से बरामद किया गया और सफेद पाउडर एक जगह नहीं बल्कि कई अलग अलग जगहों पर आसपास छितरा हुआ नजर आया। एक टेम्पो ड्राइवर इसमें जख्मी हुआ। आप देखेंगे कि पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है और इसके अलावा यहां पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, पैरामिलिट्री फोर्सेस और NIA को भी अब यहां पर बुला लिया गया है। पूरा जो एरिया है लगभग करीब 800 मीटर का उसको कॉर्डन ऑफ किया गया है। ये जो आप बंसीवाला स्वीट्स देख रहे हैं इसके ठीक सामने जो है ये ब्लास्ट हुआ था। वहां जहां पर ब्लास्ट हुआ वहीं पर एक टेम्पो पार्क था, टेम्पो का ड्राइवर यहां पर मौजूद था और जिस वक्त ये तेज ब्लास्ट हुआ बताया जा रहा है कि हल्की चोटें उस ड्राइवर को लगी है, उसको अस्पताल ले जाया गया, गंभीर चोट नहीं है। गनीमत इस बात की है कि अभी तक कोई भी हताहत नहीं हुआ। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि 1 महीना 10 दिन पहले यानी 20 अक्टूबर को यहां से महज तकरीबन 800 मीटर की दूरी पर सीआरपीएफ स्कूल की दीवार पर ठीक ऐसा ही धमाका होता है। पुलिस धमाके की वजह और आरोपी तक नहीं पहुंच पाई जबकि कई एजेंसी जांच कर रही हैं और ठीक ऐसा ही धमाका अब 1 महीने 10 दिन के बाद प्रशांत ये बताइए कि मिठाई की दुकान के अंदर ब्लास्ट हुआ है या मिठाई की दुकान के बाहर ब्लास्ट हुआ है? और मिठाई की दुकान में ब्लास्ट जब इसकी खबर आती है तो सबसे पहले शक ये होता है कि कहीं ये सिलेंडर ब्लास्ट तो नहीं था। जो जांच टीम है, जो पुलिस के अधिकारी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, वो क्या इस थियरी को बिल्कुल खारिज कर रहे हैं कि ये सिलेंडर ब्लास्ट नहीं है? पुनीत से संपर्क लग रहा है कट गया है, लेकिन पुनीत हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं और ये तस्वीरें देखिए, ये बड़ी अहम है। जबरदस्त धुएं का गुबार जो नजर आया है ये अपने आप में शक पैदा कर रहा है कि आखिर किस तरह का ब्लास्ट था। जांच एजेंसियां इस वक्त जांच में जुटी हैं, NIA की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और सफेद धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया है ब्लास्ट के बाद। ये देखिए घटनास्थल की एक और तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जिस सफेद पाउडर का हम थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे, ये सफेद पाउडर यहां पर नजर आ रहा है, घटनास्थल पर नजर आ रहा है, ठीक उस जगह पर जहां ब्लास्ट हुआ है। वहां की तस्वीरों में यह सफेद पाउडर नजर आ रहा है। सफेद पाउडर की बरामदगी जो है उसकी खबर सामने आई है और इससे पहले जब दिल्ली में इसी तरह का धमाका हुआ था, ये जो प्रशांत विहार की जगह है इसी से कुछ मीटर की दूरी पर, तो उस वक्त भी सफेद पाउडर की बरामदगी की जानकारी सामने आई थी। हालांकि उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी तक चल रही है और पुलिस और तमाम जांच एजेंसियां किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पाई हैं। अभी तक वो केस जो है वो सॉल्व नहीं हुआ है, मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई है और दूसरा धमाका हो गया है। दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में मिठाई की दुकान के पास एक धमाका हुआ है। जांच जारी है कि आखिर ये किस तरह का धमाका था, किस तरह का ब्लास्ट था। लेकिन सफेद पाउडर की बरामदगी एक बार फिर और मौके से उठता हुआ ये धुएं का गुबार, ये अपने आप में शक पैदा कर रहा है कि कहीं इस ब्लास्ट के पीछे कोई साजिश तो नहीं थी।